हेलो विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका को समझने से पूर्व मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जिनका हम बीए भाग प्रथम में उनका अध्ययन कर चुके हैं। कि जैसे कि शासन के 3 अंग होते हैं। एक तो वो जो कि कानूनों का निर्माण करती है अर्थात विधायिका, जो कि हमारी भारतीय संसद है, क्योंकि हमने यहाँ संसद आत्मक जो व्यवस्था है उसको अपनाया है। और जो हमारी संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। दूसरा, उस विधायिका के द्वारा जो कानूनों का निर्माण होता है फिर उसका जो क्रियान्वयन का जो दायित्व है उसको करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका। तो हमारी जो संघीय कार्यपालिका है जिसका विस्तार की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आदि में समाहित है। तीसरी है कि यदि कोई विवाद की स्थिति होती है तो उस पर अधिनिर्णयन का कार्य या निर्णय का कार्य जो करता है वो होती है न्यायपालिका। तो इस प्रकार से शासन के 3 अंग होते हैं जिनमें से आज हम जो संघीय कार्यपालिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जो राष्ट्रपति हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कि जो राष्ट्रपति का जो पद है, जैसा कि संविधान में हमारे वर्णित है कि भारत का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है जो कि सशस्त्र सेनाओं और सर्वोच्च सेनापति भी होता है, युद्ध व बाह्य आक्रमण की घोषणा का आह्वान भी करता है। और इसी आधार पे जो हमारा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 है उसमें यह उपबंधित भी है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में उसी का विस्तार देते हुए लिखा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो राष्ट्राध्यक्ष की है, जो कि एक औपचारिक स्थिति है जो कि हमने यूके के संविधान से ग्रहण की है। वहीं जो राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो शासन के अध्यक्ष की भी है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो राष्ट्रपति में समाहित होंगी। तो इस प्रकार भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्राध्यक्ष भी है और शासन अध्यक्ष भी है। वो बात अलग है कि अनुच्छेद 74 के अनुसार वो अपनी समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग एक मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही करता है। अब बात आती है कि उसका जो चयन है या जो चुनाव है वो किस प्रकार से होता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संविधान के अनुच्छेद 54, 55 और जो 71 हैं उनके द्वारा, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो चुनाव अधिनियम है 1952 के द्वारा प्रशासित होता है। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और ये जो निर्वाचक मंडल है ये हमने आयरलैंड के संविधान से यह व्यवस्था ग्रहण की है कि संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे मिलकर यह निर्वाचक मंडल बनता है। हालांकि 70वां जो संविधान संशोधन है उसके पश्चात इसमें जो दिल्ली और पांडिचेरी में जब विधानसभाओं का गठन किया गया तो वहाँ के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है उसके माध्यम से किया जाता है। अर्थात जो कि समस्त जो राज्य हैं यानी भारतीय संघ की जो इकाइयां हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका एक मत मूल्य निकाला जाता है जो कि एक फार्मूले के माध्यम से निकाला जाता है कि राज्य की जो जनसंख्या है उसमें जो विधानसभा सीटों की जो संख्या है उसका भाग देकर उसका 1000 से जब गुणा किया जाता है तो वो मत मूल्य निकाला जाता है। इसी प्रकार से जो संसद के जो सदस्य हैं उनके भी मतों का मूल्य निकाला जाता है, जिसमें सभी राज्यों की जो सदस्य हैं उनके मतों की संख्या और संसद सदस्यों की संख्या में भाग देकर उसमें निकाला ये जाता है। तो इसमें जो एसटीवी सिस्टम है वो कि इसके तहत जो निर्वाचक है वो अपने मत को एक से अधिक उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में डालने का अधिकार होता है। यह अनिवार्य होता है कि एक निर्वाचक एक से अधिक वरीयताएं अंकित करें। तो इसमें प्रथम गणना के दौरान प्रथम वरीयता को ही गिना जाता है, अन्य वरीयताओं को कुछ समय के लिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार प्रथम गणना के दौरान 50% या उससे अधिक मत हासिल कर लेता है तो वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार उससे अधिक मत
50% का जो कोटा निश्चित निर्धारित है उससे मत यदि हासिल नहीं कर पाता है तो सबसे कम मत प्राप्त करता है उसके उम्मीदवार के मतों को दूसरी वरीयता क्रम के रूप में शेष सदस्यों को वितरित कर दिए जाते हैं और उसे उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है तब तक कि कोई उम्मीदवार अनिवार्य बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है और उस निर्वाचक मंडल के लिए आनुपातिक एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है, पहले खंबा छूने वाली जो, उस पद्धति को इसके अंतर्गत अपनाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव से या उसके निर्वाचन से संबंधित जो विवाद हैं वो अनुच्छेद 71 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही सुने जा सकते हैं, वहीं उनका समाधान कर सकता है और उसका जो भी निर्णय होगा वो अंतिम और बाध्यकारी होता है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के अनुसार एक व्यवस्था और रखी है कि जैसा कि 11वां जो संविधान संशोधन है उसके बाद इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में एक चीज़ और जोड़ी है कि उसका चुनाव इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता कि निर्वाचक मंडल का एक स्थान रिक्त है या एक राज्य की कोई जो विधानसभा है वो चुनाव के दौरान भंग हो रखी है। जैसे कि अधिकांश देखने को आता है कि किसी भी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो या निर्वाचक मंडल में जैसे जो हमारी संसद है उसके कोई सदस्य किसी मृत्यु के दौरान वो पद उस समय चुनाव के दौरान खाली रहता है या उस दौरान किसी भी कारण से किसी भी राज्य की कोई विधानसभा भंग रहती है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव टाला नहीं जा सकता कि वहाँ ये स्थान रिक्त हैं। तो इसमें जो अनुमोदक हैं, जो प्रस्तावक हैं, उनकी भी व्यवस्था यहाँ की गई है। तो इस दृष्टि से निर्वाचन विवाद और निर्वाचन से संबंधित जो भी बातें हैं वो सर्वोच्च न्यायालय ही सुनता है। अब राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद की जो योग्यता हैं वो, जैसा कि आप सभी भली भांति इसके बारे में परिचित हैं, जैसे कि वो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की वो योग्यता रखता हो और वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। तो इस प्रकार से जो इन योग्यताओं के साथ साथ यहाँ एक चीज़ और है, 50 प्रस्तावक और 50 जो अनुमोदक हैं उनका समर्थन भी यहाँ हासिल उसे होना चाहिए। तो इस दृष्टि से जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो योग्यता है और उसका जो चुनाव प्रणाली है राष्ट्रपति पद की, वो इस आधार पर निर्धारित भारतीय संविधान में की गई है। अब राष्ट्रपति का जो पद है उस पे जो उन पे बने रहने की जो प्रक्रिया है या तो वो तब तक बना रहता है जब तक कि अपना पूरा टेन्योर वो पूरा नहीं कर लेता है, या अपने पद से उसे कब हटना पड़ता है तो उसको भारतीय संविधान में, जो कि हमने यूएसए के संविधान से ग्रहण की है, महाअभियोग की प्रक्रिया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में समाहित है कि अपने पद समय काल पूरा करने से पूर्व किस आधार या किस रीति से उसे हटाया जा सकता है। तो उसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। उसका केवल एक ही आधार भारतीय संविधान में है, वो कि यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है तो वो अपने पद पर बने रहने योग्य नहीं है और उसे अपने पद से हटना पड़ेगा, जो कि एक प्रक्रिया के माध्यम से उसे अपने पद से हटाया जाएगा, जिसे महाअभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। और यह प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित होगी कि इससे संबंधित जो भी आरोप है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। इससे संबंधित जो आरोप है वो एक संकल्प के रूप में होगा, संकल्प के रूप में, जिस पर उस संबंधित सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा और 14 दिन की पूर्व सूचना के माध्यम से एक नोटिस के रूप में वो राष्ट्रपति को प्रेषित किया जाएगा और उसी सदन में यह 2/3 बहुमत से भी पारित होना चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया, जिस सदन में आरोप लाया जाता है उस सदन में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर वहाँ से ये प्रक्रिया पास होकर के दूसरे सदन में जाती है, जहाँ दूसरा सदन इसकी जांच करता है अथवा वह किसी अन्य प्राधिकरण से भी इसकी जांच करवा सकता है।
यहाँ राष्ट्रपति को एक छूट दी गई है कि वह दूसरे सदन में अपना पक्ष स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति या अधिवक्ता के माध्यम से रखवा सकता है। यदि संकल्प में लगाया गया जो भी आरोप है वो सिद्ध हो जाए तो दूसरा सदन जो कि जांच करता है वो अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को यदि पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली यह है कि इस समस्त प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जब तक अपना पद वो नहीं छोड़ता है और इस प्रक्रिया के दौरान तब तक वो अपना पद पर रहता है, तब तक उसके द्वारा जो भी किए गए जो कार्य हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे, वो सारे वैध माने जाएंगे। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो या तो वो अपना पूरा टेन्योर पूरा करे तब अपने पद से मुक्त होता है, या अपने जो समय अवधि है उससे पूर्व यदि वो अपने पद से हटता है तो वो केवल इस प्रक्रिया के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। तो इस दृष्टि से हमने आज राष्ट्रपति के जो पद है और उसकी जो निर्वाचन की योग्यताएं हैं और किस प्रकार से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और अपना समय पूरा करने से पूर्व जो अर्थात जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने आज यहाँ चर्चा की है। अब हम अगले सेशन में राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं और उनकी जो संवैधानिक स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।